नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पिथौरागढ़ से खबर आ रही है, जहां धारचूला में मलबा गिरने से एक मकान जमींदोज हो गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से भरभराकर अचानक मलबा गिर गया। पूरा मामला पिथौरागढ़ के सिनिया खोला का बताया जा रहा है। तो मकान पर मलबा गिर गया, मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। और ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस मकान में रिहाइश थी, लोग रह रहे थे क्या उस मकान में। विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, जरा बताइएगा, इस मकान में लोग रह रहे थे क्या, क्या है अभी वहां की ताजा स्थिति? तो मैं आपको बताऊं, ये काफी पुराना मकान था और एकदम पहाड़ी के नीचे बना हुआ था। तो पहाड़ी ऊपर से जब गिरी तो पूरा का पूरा मलबा मकान में आ गिरा। लेकिन सहयोग की बात यह है कि कोई भी उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। घर पूरी तरीके से जमींदोज है और घर के भीतर जो रखा हुआ सामान है वो भी जमींदोज हुआ है। नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन शुक्र इस बात का है कि किसी की जिंदगी नहीं थी। जी ठीक, तो यानी कि पुराना मकान था ये, और अच्छी बात यह है कि किसी की जिंदगी नहीं गई, नुकसान है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पिथौरागढ़ से यह खबर, मलबा आने से मकान जमींदोज हो गया। मकान काफी पुराना था। उत्तरकाशी से भी खबर आ रही है, जहां पिपलखंडा में बारिश की वजह से गदेरा उफान पर आ गया है। वहीं मलबा एक घर में घुसने से इलाके में दहशत है। हालांकि परिवार को गांव में ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए आप, जो सामने आई हैं, किस तरह से उफान पर गदेरा आने के बाद की स्थिति है। पिपलखंडा में बारिश का कहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मलबा एक घर में घुसने से इलाके में दहशत है। परिवार को गांव में ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। रुद्रप्रयाग से भी खबर आ रही है, जहां रतूड़ा के पास मंदाकिनी में एक वाहन गिरने की खबर है। वहीं सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और वाहन की तलाश की जा रही है। तो मंदाकिनी नदी में एक वाहन गिर गया है और पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। ये भी पता लगाने की कोशिश कि उस वाहन में कितने लोग थे। और उनकी खोजबीन की जा रही है। बात सियासी खबरों की करते हैं, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, जिसके बाद उनके कामकाज का पहला दिन है आज मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो को बांटा जाएगा। बताया जा रहा है कि सभी मंत्रियों के पुराने विभाग दोहराए जा सकते हैं। हालांकि कुछ सीनियर मंत्रियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। तो मुख्यमंत्री मिल गए प्रदेश को नए, और अब मंत्रियों को उनके विभाग मिल जाएंगे। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है, चलना है। उस लिहाज से ये जो विभागों का बंटवारा है, ये काफी कुछ तय करेगा। हैवीवेट मंत्रालय किसे दिया जाता है, किसे क्या मिलता है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि किसे कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि जो बेशक कहें कि अफवाहें विपक्ष ने फैलाई, अंदर खाने नाराजगी की, लेकिन उस पर फुल स्टॉप तो लगेगा इसी से। देखिए जिन्हें ये डैमेज कंट्रोल की भी एक कोशिश होगी। और जिस तरह से जो सूत्र हमारे हैं वो ये बताते हैं कि जितने भी पुराने मंत्री हैं, भले ही 3 को प्रमोट भी कर दिया गया है, जिसमें राज्य मंत्री धन सिंह रावत, यतीश्वरानंद और राज्य मंत्री रेखा आर्य, तीनों लोगों को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा जो विभाग जिस मंत्रियों के पास रहे हैं पिछले कार्यकाल में, तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो एज इट इज रखे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के पास, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत का कार्यकाल रहा हो या तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल रहा हो, और हैवी वेट मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहे हैं, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी अपना जो मंत्रालय है उनको कम कर सकते हैं और जो अपनी कैबिनेट में जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनका अतिरिक्त उनको विभाग दिए जा सकते हैं। इससे डैमेज कंट्रोल भी होगा कि जो सीनियर मिनिस्टर हैं, जो नाराज थे इस बात से कि उनसे कई जूनियर विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उनको भी इससे एक तरह से एडजस्ट करने की ये कोशिश की जाएगी। और दूसरी ओर कामकाज में
में भी सरलता रहेगी जीनत, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से कोविड पिछले साल से लगातार कोविड का संक्रमण बना हुआ है, उसके चलते पूरा सिस्टम यहाँ पर प्रभावित हुआ है, लेकिन कोविड हेल्थ जैसा डिपार्टमेंट अभी तक मुख्यमंत्री के पास रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जो पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है, सभी मंत्रियों को मॉनिटर करता है, वो एक साथ इतने महत्वपूर्ण विभागों का 40-40 विभागों का जिम्मा नहीं संभाल सकता। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपनी कैबिनेट में बांटकर खुद को फ्री रख सकते हैं, ताकि वो मॉनिटरिंग कर पाएं, प्रॉपर संगठन और सरकार पर ध्यान दे पाएं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि विभाग अमूमन जो है, देखिए पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो 40 से ज्यादा विभाग उनके पास थे, फिर तीरथ सिंह रावत आते हैं उनके पास भी कुछ ऐसा, और धामी जो हैं वो कुछ कम विभाग जो है अपने पास रखेंगे। और फिर हम बार बार एक चीज सुनील, अब ये कि अगर हम मंत्रालयों का ही जिक्र करें, किसे क्या मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ दोहराने की बात हो रही है, फिर बैलेंस बनाएंगे कैसे? और मुख्यमंत्री तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार में रहेंगे, क्योंकि बहुत हुआ तो फरवरी या मार्च तक नोटिफिकेशन आ जाएगा इलेक्शन का, या शायद उससे पहले अगर होते हैं तो उस हिसाब से बहुत उलझा हुआ नहीं है। बिल्कुल जिन्हें समय कम है पुष्कर सिंह धामी के पास, 5 से 6 महीने का, जहां तक अनुमान है कि दिसंबर तक हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, यदि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चलती रहें। ऐसे में जो महत्वपूर्ण विभाग है, खासकर हम देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी, जिससे पूरा प्रदेश जुड़ा होता है, एक लाइफलाइन डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को कहा जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जिससे आपने देखा कि कोविड में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई डिपार्टमेंट रहा तो हेल्थ सिस्टम रहा। पूरी सारी व्यवस्थाएँ हेल्थ सिस्टम पर आकर केंद्रित हो गई थी। तो इन दोनों डिपार्टमेंट को भी मुख्यमंत्री अपने जो मंत्री हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, उनको दे सकते हैं। हालांकि जिन्हें ये उत्तराखंड की भी एक परंपरा रही है कि यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री रहा उसने खासकर लोक निर्माण विभाग, अगर नरेंद्र तिवारी की बात हम छोड़ दें तो लोक निर्माण विभाग सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने पास रखा। इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्रियों ने अपने पास रखा है, और इसके चलते बार बार विपक्ष भी ये मुद्दा उठाता रहा है कि कोविड जैसी महामारी के बीच भी सरकार जो है एक इंडिपेंडेंट हेल्थ मिनिस्टर उत्तराखंड को नहीं दे पाई। तो ये जो सारे सवाल अभी तक विपक्ष उठाता रहा है, इन पर भी विराम लग सकता है अगर वो विभागों का बंटवारा करते हैं। तो बिल्कुल हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा किसे कौन सा विभाग मिलता है, क्या बहुत ज्यादा तब्दीलियां होती हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया सुनील, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। कम से कम हम सवालों पर यह सुनने को ना मिले कि भाई फलाने मुख्यमंत्री ने ऐसा किया था, जैसे कि हमने पिछले दिनों सुना जिस तरह से स्कैंडल हुआ था कुंभ में आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर। खैर आगे बढ़ते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सभी 11 मंत्री तीरथ सरकार में शामिल थे। मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री ही बदले हैं, मंत्रिमंडल नहीं बदला है। सभी 11 मंत्री कैबिनेट स्तर के हैं। मंत्रिमंडल में कोई भी राज्य मंत्री नहीं बना है, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल नाराजगी को भी इसी तरह से बैलेंस किया गया है। और शपथ लेने के बाद सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड के हर इलाके की मुझे जानकारी है, यहाँ की परेशानियों से मैं वाकिफ हूं। उन्होंने बताया है कि सभी को साथ लेकर चलेंगे। पार्टी हमारी मां है और जो भी भरोसा मुझ पर जताया गया है उस पर मैं खरा उतरूंगा। ये बातें कही है मुख्यमंत्री ने। अंदर मैं इस कोने कोने से वाकिफ हूँ। मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से जानता हूँ। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र में मैंने वहाँ पर कक्षा 5 तक की पढ़ाई की है, और उसके बाद मैंने जो है खटीमा, जो कि भारत नेपाल सीमा पर क्षेत्र है, वो मेरी कर्मस्थली रही है। इसके अलावा नौजवानों युवाओं के बीच में लगातार घूमता रहा हूँ, इसलिए यहाँ की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ। उन समस्याओं को समाधान के लिए लोगों के बीच में जाऊँगा। हमारी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी। मैं आयु में छोटा हूँ, और चूँकि सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदरपूर्वक, अपने छोटों को स्नेहपूर्वक, सबको साथ में लूँ, पार्टी का और प्रदेश का काम को आगे बढ़ाऊँ। नौजवानों की, युवाओं की बहुत मेरे से अपेक्षा है, उनकी बड़ी आशा और विश्वास भी है, और मेरी पार्टी का भी मेरे से बहुत अपेक्षा है। मैं उनकी, अपने नौजवानों को, युवाओं की, और साथ में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, उनकी सब उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उसके लिए अपने प्राणों प्राणों से काम करूंगा। मंत्री बनने के बाद धन सिंह रावत ने केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देते हुए उत्तराखंड को एक युवा चेहरा मिला, और उन्होंने कहा है कि धामी जी के नेतृत्व में हम 2022 में फिर से चुनाव जीतेंगे। सर हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो बधाई आपको। आज का दिन आपने ये कहा जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सुबह से ही काफी भागदौड़ करनी पड़ी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड को एक नया चेहरे को दिया है, नई कमान दी है और हम सब उनके नेतृत्व में काम करने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि जितना काम उत्तराखंड की जनता के लिए हमारी केंद्र सरकार ने किया है, हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है, हम उनको घर घर ले जाने का काम करेंगे। नया चेहरा तो दिया, लेकिन नाराजगी भी थी। देखो, कोई नाराजगी कहीं से नहीं है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता आज आए हैं, इतने शॉर्ट नोटिस पे और इतने बारिश के बाद कितना उत्साह है और क्या नारे लगा रहे हैं कार्यकर्ता की युवा चेहरा को हमको मिला है। और मैं कह सकता हूं कि धामी जी के नेतृत्व में हम 2022 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। 2022 के लिए क्या तैयारी है फिर सर? देखिए, हमारी तैयारी पन्ना प्रमुख से लेके और प्रधानमंत्री की रैली तक का पूरा रोड मैप हमने बना दिया है। और मैं कह सकता हूं कि जनता जो है का आशीर्वाद लेने हम अब घर घर जाने वाले हैं, गांव-गांव जाने वाले हैं और एक व्यापक अभियान भारतीय जनता पार्टी का चलने वाला है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा था कि 2022 की तैयारी के लिए पूरी तरह से ये लोग तैयार है। कैमरे पर दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शपथ लेने के बाद कहा कि बीजेपी में कोई नाराजगी तो है ही नहीं। नाराजगी की खबरें तो विपक्ष ने जानबूझकर फैलाई हैं। मैं पुष्कर धामी को बधाई देता हूं। हम उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर और आगे लेके जाएंगे। ली है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये बताइए मुझे कि तमाम मान मनोबल का दौर भी सुबह से चल रहा था, लेकिन आखिरकार जो है कुछ नाराजगी थी कि नहीं थी, ये बताओ। बिल्कुल, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको। जो बातें हैं ये आप हमको बोलने की, मुझे बयान देने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मंत्रियों ने शपथ ली, क्या आपको कहीं से कहीं तक 1% महसूस हुआ कि कोई नाराजगी है? ये आपको देखने से सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि ये निश्चित ही यह विपक्ष का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जो उन्होंने जानबूझ के इसमें ये इस टाइप की बात को लाने की उन्होंने कोशिश की है। हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, हमारे यहाँ संगठन का महत्व होता है। और यही वजह है कि आज हमारे बीच में एक युवा चेहरा, इसे प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला है। मैं पुष्कर भाई को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग नए पुराने सब लोग मिलकर इस प्रदेश को विकास के मामले में हम नई ऊंचाइयाँ देंगे। 2022 के लिए पुष्कर धामी ही चेहरा है। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम तो इनको शुभकामना देंगे कि बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, शुभकामनाएं जरूर दी हैं और नई कैबिनेट में पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है अरविंद पांडे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। पहली बार धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाई गई रेखा आर्य ने न्यूज़ 18 से कहा है कि जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही नई जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जाहिर की। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी ने कल की प्रेस करी और आप लोगों से वार्ता भी करी और जनहित के विकास कार्य करने की उन्होंने कमिटमेंट करा है, युवाओं को लेकर कमिटमेंट करा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सफल रहेंगे, पूर्व के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और नए कार्य को गति देंगे। आप कैबिनेट मंत्री बन गई है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हम सब लोगों ने सुना है, आज जितने भी हमारे मिनिस्टरों ने शपथ ली है, सभी जो है कैबिनेट स्तर से ही सबने मंत्री पद की शपथ ली है और मैं सभी को बधाई देती हूँ। आपको खुद कितनी खुशी है? तो सभी बधाई दे रहे हैं, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। सुबोध उनियाल क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। सर नए मुख्यमंत्री, नई सरकार कैसे देख रहे हैं? देखिए साहब, सरकार पुरानी है, 2017 में सरकार आई थी। एक चेहरा जरूर नेतृत्व का बदला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर चलने वाली सरकार 2017 में जनता के मैंडेट पर करके इस राज्य में बनी थी। आज भी वही सरकार अस्तित्व में है और जो रोड मैप 2017 में जीतने के बाद बना था, उसी रोड मैप पे चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हो, चाहे तीरथ सिंह जी के हो, चाहे पुष्कर सिंह जी के हो, उसी रोड मैप पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का क्रियान्वयन हम लोगों का रहेगा। इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे आखिरी सीमांत गांव नगरा से विधायक बनने के बाद प्रदेश के मुखिया बनने तक का सफर करने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी के गांव और परिवार में तो जश्न का माहौल है। धामी के सीएम बनने पर पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी खुश हैं। आखिर क्यों, देखते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के खटीमा से दूसरी बार विधायक बने हैं। खटीमा विधानसभा के आखिरी गांव नगरा के रहने वाले हैं सीएम धामी। पहले विधायक फिर सीएम की ताजपोशी तक पहुंचे हैं। सीएम का गांव भारत नेपाल सीमा के आखिरी बॉर्डर पर है, जहां एक छोटी सी बाजार है,
जो पूरी तरह नेपाल पर निर्भर है। धामी के सीएम बनने पर नगरा गांव के व्यापारियों में तो खुशी है ही, साथ ही पड़ोसी नेपाल के चांदनी गांव के नेपाली नागरिक भी भारत के पड़ोस से लगे गांव के पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम लोग जो नगर सभा ग्राम सभा नगर तराई, ये नेपाल बॉर्डर का आखिरी मार्केट है, जो बाजार है, यहाँ से विधायक पुष्कर सिंह धामी जो सीएम पद आज सीएम बन गए हैं, हमारे ग्राम सभा वालों को बहुत खुशी की बात है। जो यहाँ से एक छोटे से गांव से वहाँ सीएम बनना बहुत खुशी की बात है हम लोगों पे। हम चांदनी गांव नेपाल से आए हैं। हमारे यहाँ नांगरा में मुख्यमंत्री बने, जो हमें अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा पड़ोसी है, वैसे यहाँ आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगा हमको। हम कहते हैं यहाँ नांगरे गांव के मतलब मुख्यमंत्री जो बने हैं नेपाल के, भी हमको भी खुशी लगे है। हम भी आते हैं, इधर आते जाते रहते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगा है। पुष्कर धामी के सीएम बनने के बाद प्रदेश के युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं और सीएम भी बता चुके हैं कि वो यहाँ की परिस्थितियों को बखूबी जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए नगरा के उस गांव में, जहां से निकलकर विधायक बनने के बाद पुष्कर धामी आज सीएम बने हैं। तो ये देखिए, ये जो बाज़ार है ये नगरा की है और इसके बाद जो है नेपाल शुरू हो जाता है और जो ये ख़रीदार हैं वो नेपाल के हैं और ये जो मार्केट है ये इंडियंस लोगों की है। तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं इंडिया के, वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो साथ ही जो नेपाल के लोग हैं वो भी पड़ोसी होने के नाते खुशी जाहिर कर रहे हैं पुष्कर धामी के सीएम बनने पर। कमलेश भट्ट, इंडो नेपाल बॉर्डर, नगरा। तो हर जगह उत्साह है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। कोटद्वार के कौड़िया के पास रामपुर मोहल्ले में एक साथ 17 परिवारों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बर्तन बेचने वाली एक महिला ने मोहल्ले की महिलाओं को लालच दिया और उनसे फिर लाखों की ठगी कर ली। हालांकि ठगी का शिकार हुई महिलाओं का दावा है कि बर्तन बेचने आई महिला ने उन सबके ऊपर जादू टोना किया और फिर ठगी की। अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। पहले तो आई 2 दिन लाई वे लालच देती रही, बर्तनों का लालच देखा और ला के देती रही वो। फिर तीसरे दिन आई वो, तीसरे दिन गले का भी मंगलसूत्र, पायल भी, अंगूठी भी सब ले गई। पहाड़ में पर्यटन खुलने के साथ ही नैनीताल में अब परेशानियां भी खड़ी होने लगी है। नैनीताल में पर्यटकों का रेला उमड़ने से जाम के हालात बन रहे हैं, तो स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। पार्किंग नहीं मिलने से शहर में बाहर से आने वाले सैलानियों को परेशानी हो रही है, तो नारायण नगर और रूसी बाईपास में वाहनों को पार्क किया जा रहा है। प्रशासन नारायण नगर से नैनीताल लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सका, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। उन्हें आदेशित किया गया है कि गाड़ियों को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ें। अगर उसके बाद भी अगर अत्यधिक भीड़ हो जाती है या अत्यधिक गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, कतार बन जाती है, तो उसके बाद हम लोग नारायण नगर और उसी बाईपास रुकवाकर वहाँ पर पार्किंग करवा रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां हरेली पर्व पर अल्मोड़ा जिले में 5 लाख पेड़ों का रोपण किया जाएगा, जिससे 2.5 लाख पेड़ सिर्फ कोसी नदी के रिचार्ज जोन पर ही रोपे जाएंगे। वृक्षारोपण में वन विभाग, जिला प्रशासन, वन पंचायत, ग्राम पंचायत, ITBP, NCC सहित कई संगठन शामिल होंगे। इसके लिए सभी पंचायतों और ब्लॉकों को मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश भी दे दिए। हमारा जो कोसी का जो पुनर्जनन जो परियोजना चल रही है, उसके तहत हमने 4 ब्लॉक्स इस बारी टारगेट किए हैं और इन 4 ब्लॉक्स में लगभग 219 ग्राम सभाओं में हम लोग करीब लगभग 2,15,000 से अधिक वृक्ष इस बारी जो हैं वो प्लांट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे कार्यदायी संस्थाएं जो हैं वो खंड विकास तो होंगे ही, इसके अतिरिक्त ITBP, SSB, NCC के भी जो वॉलंटियर्स को हम लोग इस बारी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो हमारे 7 विकास खंड हैं जहाँ पे ये परियोजना नहीं चल रही है, वहाँ भी न्यूनतम कम से कम 5,000 पौधे उस दिन हरेला के अवसर पर अल्मोड़ा जनपद में लगाए जाएंगे। नई टिहरी में पानी की पुरानी लाइन आए दिन खराब होने की वजह से लोगों के साथ जल संस्थान के लिए भी मुसीबत बन गई है। टिहरी झील से नई टिहरी शहर तक बिछी इस पाइपलाइन में अक्सर पानी की सप्लाई ठप हो जाती है और जल संस्थान के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने से लोगों को पानी की समस्या हो जाती है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती है। तो पानी को लेकर देखिए लोग किस तरह से परेशान हैं। विभाग दावा कर रहा है कि जहां पर भी दिक्कत आती है हम वहां पर टैंकर भेज देते हैं, लेकिन लोगों का दावा है कि ऐसा नहीं होता और हर बार शिकायत करते हैं विभाग से, सप्लाई ठीक नहीं हो रही। और आप देखिए कितना वक्त ज़ाया होता है महिलाओं का या जो भी लोग पानी लेने जाते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं, दूर दराज जाकर इन्हें पानी लाना पड़ता है। नई टिहरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पानी को लेकर इतनी समस्या है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह रावत ने यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी पर मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर बंदर बाट का आरोप लगाया। उन्होंने राहत कोष से लाखों रुपए बांटने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। शैलेंद्र सिंह रावत का आरोप है कि विधायक ने जरूरतमंदों को दरकिनार कर अपने चहेतों को सरकारी धन की बंदर बाट कर दी है। तो विधायक रितु खंडूरी पर आरोप लगा है बंदर बाट का फंड को लेकर। पूर्व विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं राहत कोष से। और अब आप ये मान के चले कि आने वाले वक्त में चुनाव है, तो माना जा रहा है कि इस तरह के आरोप भी सामने आएंगे, इस तरह की शिकायतें भी, और अपने अपने क्षेत्र में जो लोग विकास नहीं करा पाए वो फिर इस तरह की बातें भी करेंगे। सत्ता पक्ष का यही कहना है। देखिए, विधायक जी को जो करना चाहिए था इन 5-4.5 सालों में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा केवल एक ही बात हो रही है। मैं विधायक जी से आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री राहत कोष का बंदरबाट किया,
ये राहत कोष असमर्थ, असहाय, निर्धन, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के व्यक्तियों के लिए था। अब इसी तरह